गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, जिसके पार्ट नंबर 6 की हम बात करने जा रहे हैं और पार्ट नंबर 5 तक हमने कर लिया। लास्ट क्लास में हमने द्वितीय कोटि के विक्रिया को कंप्लीट किया, उसकी अर्धआयु को, उसके एग्जाम्पल को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने से पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो द्वितीय कोटि की विक्रिया से संबंधित है, जिसके अंदर दिया हुआ है कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में दोनों विकारकों की सांद्रता 0.m मोलरता है। अभिक्रिया 200 मिनट में 50% पूर्ण होती है, तो वेग स्थिरांक का परिकलन कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास। तो द्वितीय कोटि का फॉर्मूला हमने इस प्रकार विस्थापित किया था 1/t और x और a माइनस x। ये द्वितीय कोटि की विक्रिया थी, जिसके अंदर a को क्या माना गया था, a यानी कि प्रारंभिक सांद्रता। क्या माना था हमने a को? प्रारंभिक सांद्रता। और प्रारंभिक सांद्रता को हमने a से डिनोट किया था, और उसकी सांद्रता, उसकी जो अपने वैल्यूज मानेंगे वो मानेंगे 100। अब रिएक्शन 50% पूर्ण हो रही है, तो हम ऐसा ही करते हैं ना कि 2a बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता a और ये 0 होती है। 50% पूर्ण हो जाए तो a माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी है, 50% ही पूर्ण होगी तो 50 आ जाएगी। तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और t का मान कितना दे रखा है हमें, 200 मिनट दे रखा है। तो K2 का हमें ज्ञात करना है मान। तो 1/t, तो 1/200 इंटू में x का मान दे रखा है 50, और इधर a कितना है 100 इंटू में 100 माइनस 50। तो K2 बराबर 1/200 इंटू में 100 और इधर 100, और ये 100 में से 50 गए, 50 आ जाएंगे। तो K2 बराबर 100 से 100 कैंसिल हो गए, 1/ में कितना आ जाएगा, 1 2 3, 1 की पावर 4 आ जाएगा। क्या जाएगा, 1 की पावर 5 दूनी 10। अच्छा, यह आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, नहीं 100 कैसे होगा भाई कैंसिल, x का मान 50 है, हमने 100 कहाँ रख लिया। अब सही है। अब देखो 100 इंटू में यहाँ 50 बच गया, और 50 से 50 कैंसिल कर देंगे, तो 1/ में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 1 2 और 3, तो 1/20 इंटू में 10 की पावर कितनी कर दें, 3। 10 की पावर क्या कर दें, 3। इसको अगर हल करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5 इंटू में ये 10 की पावर ऊपर जाएगी, तो 0.5 इंटू में 10 की पावर -3 आ जाएगा। ऐसे कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं हम द्वितीय कोटि से संबंधित। ज़्यादातर क्या होता है, द्वितीय कोटि की विक्रिया के लिए यही इक्वेशन काम में ली जाती है, जो समान अभिकारक के लिए निकाली थी। है समान वाली इक्वेशन को बहुत ही कम काम में लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन आती है या जो विक्रिया कोटि आती है वो आती है छद्म कोटि की विक्रिया। छद्म कोटि की अभिक्रिया। छद्म कोटि की विक्रिया इस प्रकार की जो रिएक्शन जिनके अंदर
अभिक्रिया कोटि और अणु संकेता में अंतर पाया जाता है वो छद्म कोटि की अभिक्रिया होती है। जहाँ पर अभिक्रिया कोटि का मान 1 आ रहा हो, अणु संकेता का मान अन्य कोई भी हो सकता है, तो वो प्रथम छद्म कोटि की अभिक्रिया होती है। और अगर मान लो अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया कोटि का मान 2 आ रहा है तो वो द्वितीय छद्म कोटि की अभिक्रिया होती है। पहला देखिए एग्जाम्पल, एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन तो CH3 COOC2H5 और जल अपघटन करवाएंगे हम तो CH3 COOH प्लस में C2H5OH। ये क्या होती है? एस्टर और ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है जिसके अंदर अणु संकेता का मान तो कितना आता है 2 और अभिक्रिया कोटि का मान कितना आता है 1। अभिक्रिया कोटि का मान कितना आ रहा है 1। फिर उसके बाद में शर्करा का प्रतिपन, C12H22O11 इसका जल अपघटन करवाएंगे तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 जिसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहते हैं, जिसके अंदर अणु संकेता का मान तो कितना है 2 और अभिक्रिया कोटि का मान कितना आता है 1। अभिक्रिया कोटि का मान कितना आता है 1। तो ये एक छद्म कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। यहाँ पर एस्टर का सिंपल जल अपघटन करवाती हैं। अगर इसका क्षारीय जल अपघटन करवाया जाए तब ये द्वितीय कोटि के अंदर काउंट होता है। तब इसे किसके अंदर काउंट करते हैं? हम द्वितीय कोटि के अंदर काउंट करते हैं। तो ये थी हमारी छद्म कोटि की अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, कोटियों का निर्धारण करेंगे अलग अलग प्रकार से। तो कोटियों के निर्धारण करने के लिए हम अलग अलग विधियां भी काम में लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी अगली हेडिंग है अभिक्रिया कोटियों का निर्धारण करने की विधियां। अभिक्रिया कोटि का निर्धारण करने की विधियां। अलग अलग विधि। सबसे पहली विधि आती है अवकलन विधि। क्या आती है? अवकलन विधि। तो इस विधि के द्वारा हम अभिक्रिया कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। इस विधि में क्या करेंगे, एक ही अभिकारक की भिन्न भिन्न प्रकार की सांद्रता लेंगे और बार बार हम अभिक्रिया कोटि को ज्ञात करके देखेंगे और फिर उसके बाद में n का मान निकाल सकते हैं। एक क्रियाकारक की भिन्न भिन्न अगर प्रारंभिक सांद्रता लें अलग अलग टाइम में, तो मान लो एक n कोटि की अभिक्रिया है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता अलग अलग लें। एक बार हम C1 ले लें, एक बार C2 लें, तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो इस प्रकार बन जाएगी dC1/dt बराबर, यहाँ पर हमने अभिकारक की सांद्रता C1 ली है तो C पर डिपेंड करेगी बात, n मोल लिए उसके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा K आ जाएगा, तो KC1n हो जाएगा नंबर 1 इक्वेशन अवकलन विधि के अकॉर्डिंग। दूसरे अभिकारक की सांद्रता लेंगे तो dC2 बराबर KC2n।
यानी उस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता एक बार हमने C1 लिया और एक बार C2 लिए, तो उसके लिए हमने अवकलित वेग समीकरण को लिखा है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर एक में 2 का भाग देंगे तो ये देखिए यहाँ dC1 dt अपॉन में यहाँ dC2 अपॉन में dt भाग दे रहे हैं, हम ऐसा कर लेते हैं बराबर k C1n और k C2n और k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे dC1 अपॉन में dt अपॉन में dC2 अपॉन में dt और बराबर k चला गया, C1 और C2 दोनों की घात n है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे n। n क्या करेगा, अभिक्रिया कोटि का निर्धारण करेगा, n का जितना मान आएगा उतनी उसकी अभिक्रिया कोटि हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गई। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन 3 के दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ आ जाएगा माइनस dC अपॉन में dt और बटा में है तो माइनस का निशान लगा देंगे और log dC2 अपॉन में dt और बराबर n आगे आ जाएगा log C1 माइनस log C2 ऐसा आ जाएगा। अगर log लेते हैं तो इस तरीके से हमें वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो तो नीचे चला जाएगा log C1 माइनस log C2 और ये यहाँ आ जाएगा log dC1 अपॉन में dt माइनस log dC2 अपॉन में dt और इस तरीके से हम n का मान निकाल सकते हैं। तो n का मान जितना आएगा वो उसकी अभिक्रिया कोटि हो जाएगी, n का मान जितना आएगा वो उसके लिए क्या हो जाएगी, अभिक्रिया कोटि हो जाएगी। तो सबसे पहले अवकलन विधि में हमने क्या किया, प्रत्येक अभिकारक की अलग अलग सांद्रता ली, एक बार उसी अभिकारक की C1 सांद्रता ली और दूसरी बार उसी अभिकारक की C2 सांद्रता ली। तो एक बार अभिकारक की सांद्रता C1 ली तो dC1 dt k C1n dC2 अपॉन में dt k C2n। इक्वेशन 1 में 2 का भाग दे दिया, आ गई k से k कैंसिल हो गया, dC1 dt और dC2 dt बराबर C1 C2 की पावर n, दोनों का log ले लेंगे तो यह आ जाएगा। n की वैल्यू निकालनी है, n के साथ मल्टीप्लाई होगा वो नीचे चला जाएगा, बाकी वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी। n का मान जितना आएगा वो उसकी अभिक्रिया कोटि हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ की बात करें इस तरीके से, यहाँ पर log dC अपॉन में dt, dC का मतलब उसकी सांद्रता, ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे माइनस, और log C के बीच में अगर ग्राफ बनाएं तो अलग अलग प्रकार से इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होंगे में, तो एक n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, लेकिन n का मान अलग अलग होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा। तो log dC अपॉन dt log C के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अभिक्रिया कोटियों का निर्धारण हम कर सकते हैं। तो
अवकलन विधि है, इसके द्वारा अभिक्रिया कोटि का निर्धारण किया जा सकता है। ये फर्स्ट मेथड था अवकलन विधि। उसके बाद में सेकंड मेथड आता है समाकलन विधि। सेकंड मेथड क्या आती है? समाकलन विधि। तो समाकलन विधि के अंदर इस प्रकार कोई डेरिवेशन नहीं है, और यहाँ पर तो अवकलन विधि में तो फिर भी हमने डेरिवेशन किया है। तो समाकलन विधि के अंदर तो हमने प्रत्येक अभिक्रिया कोटि की समाकलित वेग समीकरण निकाली है। शून्य कोटि के लिए हमने समाकलित वेग समीकरण निकाली, प्रथम कोटि के लिए वेग समीकरण निकाली समाकलित, और द्वितीय कोटि के लिए भी हमने समाकलित वेग समीकरण निकाली है। जब इन कोटियों की समाकलित वेग समीकरण हमें ज्ञात है तो इस मेथड को हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि समाकलित वेग समीकरण में वैल्यूज़ रखेंगे और वैल्यूज़ रख करके हम अभिक्रिया कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला मेथड आता है अर्धायु की विधि। तीसरी विधि अर्धायु की विधि। तो ये दो विधियां कंप्लीट हो गई। अर्धायु की विधि, या फिर इसको बोला जाता है आंशिक परिवर्तन विधि। आंशिक परिवर्तन विधि। आंशिक परिवर्तन विधि। इस विधि के अंदर क्या करते हैं? अब हमारे पास कोई भी n कोटि की मतलब n अभिक्रिया की कोई कोटि है, उसका हमें निर्धारण करना है। तो कोई अभिक्रिया का कितना अंश T½ में कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लिए इस विधि को काम में लिया जाता है, इसलिए इसे अर्धायु की विधि कहा जाता है। अर्धायु क्या होती है? अभिकारक के सांद्रता का आधे होने में जितना समय लगता है वो उसकी अर्धायु होती है। ये हम कर चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग T जो होता है वो समानुपाती होता है एक n-1 के। भी T समानुपाती है 1/a की पावर n-1 के क्या है? समानुपाती है। a यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता है। a क्या है? अभिकारक की सांद्रता है। अभिकारक की सांद्रता, वो भी कौन सी? प्रारंभिक सांद्रता। A अभिकारक की क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। तो अभिकारक की जो सांद्रताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो A अभिकारक की सांद्रता है। अगर T1 की फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा 1/a1n-1, क्योंकि जब T1 लेंगे तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी? A1 हो जाएगी। समानुपाती का निशान हटा करके इसको बराबर की फॉर्म में भी रख सकते हैं। और T2 लेंगे तो 1/a2n-1। अगर समानुपाती का निशान रखते हैं, हम रख दिया, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो k कट जाएगा, तो इसलिए सीधा ही रख सकते हैं हम इस प्रकार। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 2 आ गई। वही तरीका T1 को T2 से भाग देने पर तो T1/T2 बराबर आ जाएगा a1-1 और बटा में a2n-1, ऐसा रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या ज्ञात करना चाहते हैं? हम अभिक्रिया कोटि का निर्धारण करना चाहते हैं। तो T1/T2, अब देखिए दोनों की पावर क्या है? n-1 है। दोनों की पावर n-1 है। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो a2/a1 कर देंगे।
ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी हमें, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं इस इक्वेशन का। तो इक्वेशन 3 के दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग T1 बटा में T2 बराबर n-1 आगे आ जाएगा, और लॉग A2 बटा में A1 ऐसा आ जाएगा। तो n-1 को हम इधर ले आएंगे क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो वो यहाँ चला जाएगा, लॉग A2 अपॉन में A1 हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग T2 अपॉन में T1 हो जाएगा। तो n-1 बराबर यहाँ पे लॉग T2 माइनस लॉग T1 आ जाएगा, और यहाँ जाएगा लॉग A2 माइनस A1 आ जाएगा। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं लॉग A1। ठीक है, अब n का मान निकालना है तो n उधर जाएगा, तो लॉग T2 माइनस लॉग T1 बटा में लॉग A2 माइनस लॉग A1 और प्लस में 1। n उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार इस n का मान निकाल करके हम अभिक्रिया कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये थी अर्धायु की विधि। कौन सी विधि, अर्धायु की विधि। उसके बाद एक मेथड और बचा है, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही हमारी अभिक्रिया कोटियों के निर्धारण करने की विधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में 4 नंबर मेथड है पार्थक्य विधि। पार्थक्य विधि या विलंघन विधि या छद्म कोटि की छद्म विधि या छद्म कोटि की विधि। ये अभिक्रिया कोटि निर्धारण की लास्ट विधि है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग अभिकारक की कोटियों का मान निकाल सकते हैं। ये विधि जो थी वो ओस्टवाल्ड ने दी थी, और उसने ये बताया था कि हम एक अभिकारक को छोड़ करके बाकी सब अभिकारकों, एक अभिकारक को स्थिर रख लें मान लो, तो बाकी अभिकारकों के सापेक्ष कोटि ज्ञात कर सकते हैं। फिर दूसरे अभिकारक को स्थिर रख लें, फिर उसके हिसाब से अभिक्रिया कोटि ज्ञात कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में उनका योग करके कुल अभिक्रिया कोटि का निर्धारण किया जा सकता है। मान लो एक अभिक्रिया है जिसके N1 अणु A जो है उनके N1 मोल अणु, B के N2 मोल अणु या C के N3 मोल अणु भाग लेते हैं और प्रोडक्ट बनाते हो, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं N1A प्लस N2B और N2C, और ये क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस प्रकार के अभिकारक अणु हमने लिए हैं, तो इनका अभिक्रिया वेग की फॉर्म में लिखेंगे तो अभिक्रिया वेग बराबर ये हो जाएगा, A अभिकारक की सांद्रता N1 और B अभिकारक की सांद्रता N1 मोल, B के N2 मोल और C के N3 मोल, और यहाँ पर K का K आ जाएगा। तो हमें कुल कोटि का अगर निर्धारण करना होता है तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 इस प्रकार के जोड़ करके हम अभिक्रिया कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए केस नंबर फर्स्ट हो हमारे पास इस प्रकार। केस नंबर फर्स्ट, जब हमारे पास अभिक्रिया में
एक की तो सीमित मात्रा अभिक्रिया में एक की सीमित मात्रा व बी व सी की अधिक मात्रा लेने पर तो अभिक्रिया वेग बराबर के ए की घात n1। ठीक है, इस प्रकार ए अभिकारक के लिए अभिक्रिया वेग ज्ञात कर लेंगे, उसकी कोटि ज्ञात कर लेंगे। केस नंबर सेकंड, जब हमारे पास अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया में B की सीमित मात्रा हो व A व C की अधिक मात्रा हो तो अभिक्रिया वेग बराबर K और B n2 ये आ जाएगा। इस इक्वेशन के द्वारा हम अभिक्रिया कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। केस नंबर थर्ड, अभिक्रिया में C की सीमित मात्रा व A व B की अधिक मात्रा हो तो अभिक्रिया वेग बराबर के CN3। इस आधार पर अभिक्रिया वेग का निर्धारण किया जा सकता है। n का मान तीनों कोटियों को योग करके ज्ञात कर सकते हैं और अभिक्रिया कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये पार्थक्य विधि या विलंघन विधि या छद्म कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। विलंघन का मतलब इसमें अभिकारक को अलग अलग डिवाइड करके फिर कोटि का निर्धारण किया जाता है, इसलिए इसे विलंघन विधि कहा जा सकता है। इसमें A के n1 मोल, B के n2 मोल और C के n3 मोल लेकर के अभिक्रिया ज्ञात करते हैं तो कुल कोटि किसके बराबर हो जाती है? n1, n2 और n3 के। इस प्रकार अगर A की सीमित मात्रा हो तो अभिक्रिया वेग A के लिए जो इक्वेशन बनेगी KAN1, और अगर अभिक्रिया में B की सीमित मात्रा हो और AC की अधिक मात्रा हो तो अभिक्रिया वेग KVN2, और अभिक्रिया में C की सीमित मात्रा और A और B की अधिक मात्रा हो तो अभिक्रिया वेग KCN3। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार A, B, C के सापेक्ष हमें अभिक्रिया कोटियों के मान n1, n2 और n3 ज्ञात हो जाते हैं। तो इन सभी का योग करके हम अभिक्रिया कोटि का मान निकाल सकते हैं। इन सभी का योग करके हम अभिक्रिया कोटि का मान निकाल सकते हैं। ये थी अभिक्रिया कोटियों के निर्धारण की विधियाँ जो कंप्लीट हो जाती हैं। इतनी ही विधियाँ हैं, 4 विधि: अवकलन, समाकलन, अर्धायु की विधि और पार्थक्य विलंघन विधि। ये टॉपिक तो पूरा हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है रेडियो एक्टिव से संबंधित टॉपिक, जिसको नाम दिया जाता है रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि के रूप में।
रेडियो एक्टिव विघटन का मतलब ये हो गया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से होता है। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ